सुबह का सूरज अभी ठीक से जागा भी नहीं था। हल्की हल्की गुलाबी रोशनी आसमान में फैल रही थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जिसमें रात की नमी और दिन की उम्मीद दोनों मिली हुई थी। रामगढ़ जिले के सबसे बड़े कस्बे का यह चौक बाजार था। यूं तो इसे सब्जी मंडी कहते थे, पर यहाँ सब्जी के अलावा भी दुनिया जहान का तामझाम मिल जाता था। रोज की तरह आज भी यहाँ जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। दूर दूर के गांवों से किसान अपनी ताजी सब्जियां ट्रैक्टरों, बैलगाड़ियों पर लाद कर ला रहे थे। आड़तियों की चिल्लम चिल्ली, मजदूरों का शोर, ठेलों के पहियों की चरमराहट और ग्राहकों के मोलभाव की आवाजें सब मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही थी जो सिर्फ ऐसी जगहों पर ही सुनने को मिलता है। यह सब बिल्कुल आम था, रोज का था, लेकिन आज इस आम सी भीड़ में एक बहुत खास इंसान मौजूद था, जिसका यहाँ इस तरह होना किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। उसने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी हुई थी, जिसका रंग कई धुलाई के बाद हल्का पड़ चुका था। पांव में हवाई चप्पल और कंधे पर एक झोला। कोई तामझाम नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, कोई बंदूक वाला सुरक्षा गार्ड नहीं। उम्र होगी कोई 35 से 36 साल। चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि हर चीज को अपने अंदर उतार रही हो। जो भी उसे देखता बस यही सोचता कि कोई बाहर की औरत है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ आई होगी और सुबह सुबह सब्जी खरीदने निकल पड़ी है। पर किसी को क्या पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली औरत इस पूरे जिले की सबसे बड़ी अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम सुनैना सिंह थी। सुनैना सिंह को डीएम बने अभी 6 महीने ही हुए थे। वह उन अफसरों में से नहीं थी जो सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठकर फाइलों पर साइन करते हैं। उनका मानना था कि असली सच्चाई कागजों में नहीं, बल्कि जनता के बीच उनकी तकलीफों में छिपी होती है। कई दिनों से उन्हें रामगढ़ के इस बाजार में पुलिस वालों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली की हल्की फुल्की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। सब डरते थे। इसलिए आज सुनैना ने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया था। वह देखना चाहती थी कि वर्दी का रोप गरीबों पर कैसे चलता है। सुनैना भीड़ से गुजरती हुई एक ठेले के पास आकर रुकी। ठेले पर सब्जियां बड़े सलीके से सजी थी। एक तरफ आलू प्याज का ढेर, तो दूसरी तरफ हरे भरे पालक, धनिया और मिर्च। बीच में लाल लाल टमाटर ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने मोती सजा दिए हो। ठेले के पीछे एक औरत बैठी थी। उम्र करीब 30 से 32 साल होगी। मांग में सिंदूर, माथे पर मेहनत का पसीना और आंखों में एक अजीब सी थकान थी। साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ था और वह बड़ी तेजी से एक ग्राहक के लिए भिंडी तौल रही थी। सुनैना ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, यह टमाटर कैसे दिए? उस औरत ने तराजू से नजर हटाई और सुनैना को देखा। उसकी आवाज में दिन भर की मेहनत की खनक थी। बोली, आज हो 25 किलो है। बहन जी, आपको कितना चाहिए? 1 किलो दे दो। सुनैना ने कहा। औरत टमाटर तोलने ही वाली थी कि तभी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र कोई 6 से 7 साल होगी, दौड़ता हुआ आया। वो अपनी माँ का पल्लू पकड़कर खींचने लगा। मम्मी मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ आओ ना, देर हो रही है। आज मैडम ने कहा था जो लेट आएगा उसे क्लास के बाहर खड़ा करेंगी। बच्चे की आवाज में मासूम जिद थी। औरत ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, अरे मेरा गोलू बेटा, बस 2 मिनट रुक जा। पहले इन दीदी को सब्जी दे दूं, फिर तुझे ही छोड़ने चलूंगी। नहीं मम्मी, अभी चलो, प्लीज अभी चलो ना। गोलू अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका चेहरा उतर गया था। सुनैना यह सब देख रही थी।
एक माँ की मजबूरी और एक बच्चे की मासूमियत। उस औरत के लिए ग्राहक भी जरूरी था और बेटे का स्कूल भी। यह देखकर सुनैना का दिल पिघल गया। वह उस औरत की आंखों में छिपी उलझन को पढ़ सकती थी। उन्होंने बहुत अपनेपन से कहा, बहन, एक काम करो, तुम परेशान मत हो। पहले अपने गोलू को स्कूल छोड़ाओ। देर हो जाएगी तो बेचारा परेशान होगा। तब तक मैं तुम्हारे ठेले पर खड़ी हो जाती हूं। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। ठेले वाली औरत, जिसका नाम राधिका था, एकदम से झिझक गई। एक अजनबी पर वह कैसे अपना ठेला छोड़कर चली जाए। उसने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं बहन जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? बस 2 मिनट का काम है, मैं फटाफट इन्हें सब्जी दे दूं। लेकिन सुनैना की आंखों में एक भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी? तुम जाओ तो बच्चे की पढ़ाई से जरूरी कुछ नहीं है। मैं भी एक माँ हूं, समझ सकती हूं। जाओ जल्दी से छोड़कर आओ। सुनैना के भरोसे से भरे शब्दों ने राधिका को मना लिया। उसे लगा कि यह औरत सच में अच्छी है। वह बोली, ठीक है बहन जी, जैसा आप कहें। मैं इसे छोड़कर बस 10 मिनट में आई और वह गोलू का हाथ पकड़कर तेजी से बाजार की भीड़ में कहीं खो गई। अब जिला कलेक्टर सुनैना सिंह एक मामूली सब्जी के ठेले पर खड़ी थी। उन्होंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और अपने चारों तरफ के माहौल को और भी गौरे से देखने लगी। हर चेहरा, हर आवाज, हर हरकत, वह सब कुछ अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रही थी। अभी 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे। बाजार में अचानक थोड़ी हलचल हुई। लोग एक तरफ हटने लगे। एक भारी भरकम मोटरसाइकिल जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा था, गरजती हुई मंडी के अंदर आई। बाइक पर एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला बैठा था। उम्र करीब 40 से 45 साल, करीने से लगी मूछें, आंखों पर काला चश्मा और चाल ढाल में वर्दी का पूरा घमंड। नेम प्लेट पर नाम लिखा था, बजरंगी चौहान। इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान ने अपनी बाइक सीधे राधिका के ठेले के पास आकर रोकी। उसकी नजर ठेले पर खड़ी सुनैना पर पड़ी। उसने घूरते हुए अपनी भारी आवाज में पूछा, ए औरत, तू कौन है? यहां तो वह राधिका सब्जी बेचती थी, कहाँ मर गई वो? सुनैना ने बड़ी शांति से जवाब दिया, वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है, अभी आती होगी। तभी राधिका भी वापस लौट आई। बजरंगी चौहान को अपने ठेले के पास खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके कदम भारी हो गए, चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। वो सिर झुकाकर ठेले के पास आई और डरी हुई आवाज में बोली, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आज क्या चाहिए आपको? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई चोर अपने मालिक के सामने खड़ा हो। इंस्पेक्टर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हुक्म दिया, 1 किलो बढ़िया वाले टमाटर दें, आलू और आधा किलो हरी मिर्च भी डाल देना। राधिका ने बिना कोई सवाल किए, बिना पैसे की बात किए जल्दी जल्दी सब्जियां उठाई और एक थैले में भरने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। सुनैना चुपचाप यह सब देख रही थी। वह हैरान थी कि यह कैसा व्यवहार है। राधिका ने सब्जियां तौलकर थैला इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। इंस्पेक्टर ने थैला लिया, अपनी मोटरसाइकिल पर टांगा और बिना एक भी पैसा दिए बाइक स्टार्ट करने लगा। यह देखकर सुनैना से रहा नहीं गया। वो यह अन्याय अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने राधिका से धीरे से पूछा, बहन, इसने सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? राधिका की आंखों में गहरी मजबूरी और डर साफ झलक रहा था। वो लगभग फुसफुसाते हुए बोली, बहन जी, क्या बताऊं? यह इंस्पेक्टर हर दूसरे तीसरे दिन आता है और ऐसे ही मुफ्त में सब्जियां ले जाता है। अगर कभी पैसे मांगने की हिम्मत करूं तो मुझे डराता है, धमकाता है। उसकी आवाज में दर्द था। कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई?
अभी तेरा यह ठेला उठवाकर किसी गंदे नाले में फेंकवा दूंगा। फिर देखता हूं कैसे सब्जी बेचेगी और अपने बच्चे का पेट पालेगी। बहन जी, मुझे सच में बहुत डर लगता है। अगर यह ठेला चला गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा गोलू क्या खाएगा? उसका स्कूल कैसे जाएगा? इसीलिए मैं चुपचाप मुफ्त में सब्जियां दे देती हूं। यह सब सुनकर सुनैना के चेहरे का भाव बदल गया। उनका शांत चेहरा अब कठोर हो गया था। वह अंदर तक हिल गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को कानून की रक्षा के लिए रखा गया है, वही कानून के सबसे बड़े भक्षक बन चुके हैं। वर्दी अब सुरक्षा का नहीं बल्कि गरीबों को लूटने का हथियार बन चुकी थी। सुनैना ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने राधिका के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज अब गंभीर थी। बहन, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इंसाफ दिलाना अब मेरा फर्ज है। राधिका ने हैरानी से सुनैना की तरफ देखा। उसे लगा कि यह औरत शायद जोश में बोल रही है। एक अकेली औरत एक ताकतवर इंस्पेक्टर से कैसे लड़ेगी? सुनैना ने उसकी आंखों में अविश्वास को पढ़ लिया। वो बोली, तुम एक काम करो, मेरा यह नंबर ले लो। उन्होंने अपने झोले से एक कागज का टुकड़ा और पेन निकालकर अपना पर्सनल नंबर लिखा और राधिका को दे दिया। कल जब तुम सुबह ठेला लगाओगी तो मुझे एक कॉल करना। मैं आ जाऊंगी और कल तुम्हारे ठेले पर तुम नहीं बल्कि मैं बैठूंगी। राधिका घबरा गई। नहीं नहीं बहन जी, आप क्यों मुसीबत में पड़ेंगी? वह आदमी बहुत खतरनाक है। वह आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। सुनैना ने दृढ़ता से कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं खुद देखूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगी कि वह कानून की असली ताकत जिंदगी भर याद रखेगा। सुनैना की आवाज में जो आत्मविश्वास था, उसने राधिका के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी। सालों के डर के बाद आज पहली बार किसी ने उसका साथ देने की बात कही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से वह कागज का टुकड़ा ले लिया। अगली सुबह सुनैना सिंह ने फिर से वहीं गांव की साधारण औरत का रूप धारण किया और राधिका के बताए समय पर चौक बाजार पहुंच गई। राधिका पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन आज वह ठेले के पीछे नहीं बल्कि थोड़ी दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों भाव थे। सुनैना ने उसे हिम्मत दी और ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर आज भी सब्जियां करीने से सजी थी। आलू, टमाटर, मिर्च, भिंडी, गोभी, गाजर, सब कुछ ताजा और हरा भरा। सुनैना ने चारों ओर देखा। माहौल सामान्य था। कुछ ही देर बीती थी कि वही हुआ जिसका इंतजार था। इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान की मोटरसाइकिल की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोकी और सुनैना को घूरते हुए बोला, क्या बात है? आज फिर तुम ही यहां जमी हो? वैसे तुम उस राधिका की क्या लगती हो? कल भी यहीं खड़ी थी और आज भी। सुनैना ने धीरे से कहा, मैं उसकी बहन हूं। आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था, तो मैंने कहा कि ठेले पर मैं बैठ जाऊंगी। इंस्पेक्टर ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, ओ तो तू उसकी बहन है, मगर तू तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आज इस साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही है। फिर उसने बेहुदा लहजे में कहा, वैसे छोड़ो यह सब। मुझे 1 किलो गाजर और 2 किलो प्याज दे। साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी मुफ्त में डाल देना। सुनैना ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर जाने को हुआ, सुनैना ने इस बार तेज और सख्त आवाज में उसे रोका। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि बजरंगी एक पल के लिए चौंक गया। आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। ₹80 हुए हैं आपके। पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर झुंझुला गया। गुस्से से पलटा और बोला, कौन से पैसे?
दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं तो रोज यहां से मुफ्त में ही ले जाता हूं। अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कभी एक शब्द नहीं बोलती। और तू ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। नई नई आई है, लगता है तुझे यहाँ के नियम कानून नहीं पता। वह फिर जाने को मुड़ा, लेकिन सुनैना की आवाज अब और भी ऊंची और दृढ़ हो चुकी थी। आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे देने होंगे। हम भी पैसे खर्च करके ही यह सब्जियां मंडी से लाते हैं। अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे वर्दी वाले मुफ्त में सामान लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक मामूली सब्जी बेचने वाली की इतनी हिम्मत कि वह उसे शर्म की बात करे। बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ सुनैना राठौर के गाल पर जड़ दिया। शाटाक! थप्पड़ इतना तेज था कि सुनैना एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाल पर जलन हो रही थी और कानों में सांसा की आवाज गूंज रही थी। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर दर्द था, पर उससे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान पर लगी चोट थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में सुनैना बोली, आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाकर बोला, तू मुझे सिखाएगी तेरी इतनी औकात? गुस्से में बेकाबू होकर उसने आगे बढ़कर सुनैना के बाल पकड़कर खींच लिए। सुनैना दर्द से करा उठी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं टूटी थी। कड़क आवाज में वो बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुम्हें इन सब्जियों के पैसे तो देने ही होंगे। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में पूरी तरह चूर था। वो जोर जोर से हंसने लगा, जैसे किसी ने कोई मजाक किया हो। रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक द कौड़ी की सब्जी बेचने वाली, और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद कर बेच सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही किसी झूठे केस में जेल में डलवा दूंगा, समझे? इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और धूल उड़ाता हुआ वहां से चला गया। सुनैना वहीं ठेले के पास खड़ी थी। उसके अंदर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था, लेकिन उसने अभी तक अपने आप को संभाले रखा था। कुछ पल ठेले के पास चुपचाप बैठने के बाद सुनैना ने अपनी जेब से फोन निकाला और राधिका को कॉल किया। धीरे से बोली, बहन, अब तुम ठेले पर आ जाओ। इस इंस्पेक्टर को अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की असली पावर क्या होती है। जैसे ही राधिका वहां पहुंची, सुनैना वहां से निकल गई। सुनैना सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतारकर अब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। चेहरे से थकान तो झलक रही थी, लेकिन आंखों में इंसाफ की एक आग जल रही थी। दोस्तों, इस कहानी को आधे में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अब आगे इस कहानी का क्लाइमैक्स आने वाला है, जो बहुत ही रोचक है। इसलिए कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। अब सुनैना राठौर किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि फिर से एक आम महिला की तरह रामगढ़ थाने पहुंची, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी। थाने के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान वहां नहीं था। सिर्फ एक हवलदार डेस्क पर बैठा ऊँघ रहा था और चाय की चुस्कियां ले रहा था। सुनैना उसके पास पहुंची और सीधी बात कही, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान कहाँ है और एसएओ साहब से मिलना है।
हवलदार ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब तो कुछ काम से घर गए हैं और एसएओ साहब वह भी फील्ड विजिट पर निकले हैं। बैठ जाओ उस बेंच पर, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुनैना चुपचाप एक कोने में पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। वह अब भी अपनी असली पहचान छिपाई हुई थी। भीतर आग धधक रही थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। वह देखना चाहती थी कि यह सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक कितना सड़ चुका है। कुछ ही देर में थाने के अंदर एसएओ धर्मवीर त्यागी आ जाता है। उम्र करीब 50 साल, तोंद बाहर निकली हुई और चेहरे पर एक अजीब सी मक्कारी। जैसे ही उसकी नजर सामने बेंच पर बैठी सुनैना पर पड़ी, उसने हवलदार से इशारा करके पूछा कि यह कौन है। फिर उसने सुनैना को अपने केबिन में बुलाया। सवालिया लहजे में कहा, हाँ तो तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा और यहां क्यों आई हो? सुनैना ने उसी शांत स्वर में जवाब दिया, साहब मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एसएचओ धर्मवीर त्यागी ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, अच्छा रिपोर्ट लिखवानी है, ठीक है लिखवा देंगे, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से पहले यहाँ का थोड़ा नियम कायदा समझना पड़ता है, थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के पूरे हो शून्य लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाते हैं तुम्हारी शिकायत। यह सुनकर सुनैना का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो सरकार कोई पैसा नहीं लेती, यह तो आप सरासर रिश्वत मांग रहे हैं। एसएचओ धर्मवीर त्यागी हंसने लगा, अरे बहन जी, तुम्हें किसने कह दिया कि सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से सेवा पानी करके जाता है, और अगर कोई नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट की फाइल भी धूल खाती रहेगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। सुनैना ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने इस सिस्टम की गंदगी को अपनी आंखों से देख लिया था। फिर बिना कहे जेब से 5,000 निकालकर एसएचओ के सामने टेबल पर रख दिए। लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे जेब में डालते ही एसएओ की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, हाँ अब बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? सुनैना का चेहरा अब पत्थर की तरह सख्त था। उसने साफ और कड़क लहजे में कहा, इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान के खिलाफ। उन्होंने चौक बाजार में एक सब्जी बेचने वाली महिला से बदतमीजी की। उसके ठेले से रोज बिना पैसे दिए सब्जियां उठाकर ले जाते हैं, और जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला हटवाने की धमकी देते हैं। और जब आज मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मेरे बाल भी खींचे। मैं इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही चाहती हूं। यह सुनते ही एसएओ धर्मवीर त्यागी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके होंठ सूंघ गए, आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने अटकते हुए कहा, क्या क्या कह रही हो तुम बजरंगी जी? वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई दुकानदार प्यार से थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें गलत क्या है? हम पुलिस वाले हैं, दिन रात जनता की सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। सुनैना अब सब समझ चुकी थी। यह सिस्टम भीतर से ही खोखला हो चुका है। यह वर्दी अब सुरक्षा की नहीं बल्कि गरीब और मजबूर लोगों को परेशान करने का एक औजार बन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और थाने से बाहर निकल गई। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है। अगले दिन सुबह के ठीक 11:00 थे। रामगढ़ पुलिस स्टेशन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। हवलदार अपनी चाय पी रहे थे, कुछ सिपाही गप्पे हाँक रहे थे, और एसएओ धर्मवीर त्यागी अपने केबिन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी बाहर गाड़ियों के एक लंबे काफिले के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक 3 सरकारी गाड़ियां थाने के गेट पर आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी से खाकी वर्दी में पहने सुरक्षाकर्मी नीचे उतरे और उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला।
गाड़ी से एक महिला उतरी। उसने हल्के गुलाबी रंग की एक बेहद शालीन साड़ी पहनी हुई थी। आंखों पर चश्मा, चाल में एक अफसर की गरिमा और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। वह कोई और नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनैना सिंह थी। जैसे ही डीएम सुनैना सिंह ने पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा, पूरे थाने में खलबली मच गई। जो स्टाफ उन्हें कल तक एक आम डरी सहमी औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर पहचान ही नहीं पाया। सब अपनी अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। थाने के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही सुनैना की पैनी नजरें सीधे इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान और एसएओ धर्मवीर त्यागी पर पड़ी। दोनों वहीं खड़े थे जो कल तक अपनी वर्दी के नशे में चूर थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हवायां उड़ने लगी थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। बजरंगी घबराकर बोला, मैडम आप कौन हैं? एसएओ धर्मवीर त्यागी भी हकलाने लगा। आप तो कल भी आई थी ना, वह रिपोर्ट लिखवाने। सुनैना की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा और संकल्प की चमक थी। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और ठहरे हुए, लेकिन बेहद शक्तिशाली स्वर में कहा, हाँ, मैं ही कल आई थी और आज भी मैं ही आई हूं। मैं हूं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनैना सिंह। यह सुनते ही ऐसा लगा जैसे दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सुनैना ने अपनी आवाज और ऊंची की। किस तरह तुम दोनों मिलकर इस थाने में भ्रष्टाचार का राज चला रहे हो, किस तरह तुम गरीबों को डराते हो, उनसे रिश्वत मांगते हो और अपनी इस पवित्र वर्दी की आड़ में उन पर अत्याचार करते हो। दोनों अधिकारियों के चेहरे से रंग उड़ गया, उनके शरीर कांपने लगे। घबराकर धर्मवीर त्यागी बोला, मैडम, अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया हमें अपना सरकारी आईडी दिखाइए। सुनैना ने शांति से अपने बैग से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और दोनों के सामने टेबल पर रख दिया। आईडी कार्ड पर सुनैना सिंह की तस्वीर और नीचे लिखा, पद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामगढ़। देखकर दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। धर्मवीर त्यागी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, लगभग जमीन पर गिरने को था। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप डीएम साहिबा हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। कल तक जो आदमी एक औरत पर हाथ उठा रहा था, आज उसकी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह भी गिड़गिड़ाने लगा, मैडम जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके गुनहगार हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सुनैना अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने एक चट्टान की तरह ठोस स्वर में कहा, गलती नहीं, यह अपराध है और अब तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से अभी से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है और तुम दोनों के खिलाफ एक विभागीय जांच का आदेश भी दिया जा रहा है। उन्होंने वहां खड़े एक उच्च अधिकारी को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और इसकी रिपोर्ट मुझे आज शाम तक मेरे ऑफिस में चाहिए। पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आज वहां पहली बार इंसाफ की गूंज सुनाई दी थी। डीएम सुनैना सिंह ने एक लंबी सांस ली। उनका चेहरा अब भी कठोर था, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द और अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने दोनों निलंबित अधिकारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वह कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं बल्कि एक अपराधी करता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, फिर किसी मजबूर आदमी पर जुल्म करोगे। इतना कहकर डीएम सुनैना सिंह वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी पीछे से दोनों अधिकारी इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान और एसएचओ धर्मवीर त्यागी जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। उनके चेहरे पर शर्म, पछतावा और भय का मिलाजुला भाव साफ झलक रहा था। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
धर्मवीर त्यागी की आवाज कांप रही थी। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन इंसान हैं, गलती हो जाती है। बस एक मौका, बस एक आखिरी मौका दीजिए। हम वादा करते हैं, हम सब आगा कुछ बदल देंगे, गरीबों को इज्जत देंगे, कभी रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का सच में पालन करेंगे। बजरंगी चौहान भी सिर झुकाकर बोला, हे माफ कर दीजिए मैडम, अगर हमसे आगे कभी कोई भी गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, बल्कि हमें सीधे जेल भेज दीजिएगा, पर प्लीज एक मौका दे दीजिए, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। सुनैना कुछ पल चुप रही। उनकी आंखें इन दो अफसरों के चेहरों पर टिकी थी, जो अब वर्दी के रोप से नहीं, बल्कि आत्मग्लानि के बोझ से झुके हुए थे। कहीं ना कहीं डीएम सुनैना को उनके चेहरे पर पश्चाताप की एक सच्ची झलक दिखाई दी। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। यह सुनकर दोनों की आंखों में एक चमक सी आई। लेकिन याद रखना, सुनैना ने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी, यह मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर एक बार भी किसी भी गरीब की कोई भी शिकायत मेरे कानों तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि इस थाने में अन्याय हुआ है, तो अगली बार माफी नहीं मिलेगी, सीधे बर्खास्तगी होगी और जेल भी। दोनों अफसर सिर झुकाए खड़े रहे। जी मैडम, जी मैडम कहते हुए उन्होंने हामी भरी। उनके चेहरे पर आत्मग्लानि थी और शायद भीतर से सच में कुछ बदल चुका था। जाते जाते सुनैना ने पूरे थाने पर एक नजर डाली। वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी उनकी बात सुन रहा था। फिर उन्होंने एक दृढ़ और साफ स्वर में कहा, पुलिस की यह वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए होती है, उन्हें भरोसा देने के लिए होती है। जब तक वर्दी पहनने वाले खुद दूसरों को इज्जत देना नहीं सीखेंगे, तब तक यह वर्दी भी इज्जत के काबिल नहीं मानी जाएगी। याद रखना, जनता से ही तुम हो, तुमसे जनता नहीं। इसके बाद डीएम सुनैना सिंह थाने से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया, लेकिन वह खामोशी किसी डर की नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण की थी। उस दिन के बाद रामगढ़ का वह थाना जैसे सच में बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता था। हर फरियादी की बात को बराबरी से सुना जाता था। गरीबों की एफआईआर बिना किसी दर की सेध को पिहाता था। खर्चे पानी के दर्ज होती थी। इंस्पेक्टर बजरंगी चौहान और एसएओ धर्मवीर त्यागी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह बाजार, गलियों और चौराहों पर लोगों की मदद करते दिखते थे। उन पर रोब जमाते नहीं। वही सब्जी वाली औरत राधिका, जो कभी सहमी सहमी सी रहती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुराकर खड़ी होती थी। अब उसे किसी बजरंगी चौहान से डरने की जरूरत नहीं थी। वह गर्व से अपना काम करती थी और अपने बेटे गोलू को अच्छे से पढ़ा रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब कोई अधिकारी अपने ओहदे का सही इस्तेमाल गरीबों और मजबूरों की मदद के लिए करता है, तभी समाज में असली बदलाव आता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना कभी आसान नहीं होता, जैसा सुनैना सिंह ने किया। लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो डर के आगे हिम्मत दिखाए, और सबसे जरूरी बात, वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए लोगों के दिलों में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का इकलौता उद्देश्य है आपको जागरूक और सचेत करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की आवाज दबे नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचे, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की चुप आवाज को एक बुलंद सच्चाई बना सकता है। आवाज उठाइए, साथ दीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। सतर्क रहें,
सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरी यही प्रार्थना और कामना है कि आप सब जहां कहीं भी हों, हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सब के साथ साझा करने में संकोच न करें। हम सब सुनना चाहेंगे।